हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। नेचुरल का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिला है, और रिसोर्सेज का मतलब होता है चीज़ें, सबस्टेंसेस। नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं जैसे एयर हमें मिलती है, नेचर से ही मिलती है, वाटर है, सनलाइट है, और साथ में ट्रीज हैं। तो ये सब चीज़ें जो नेचर हमें देता है, इसके साथ कोल है, मिनरल्स हैं, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका यूज़ क्या होता है। Concerned social scientists are clear on what we need to do. जो भी थोड़े से चिंतित यानी कि केयर करने वाले सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। वी मस्ट मूव टुवर्ड अ रीजेनरेटिव इकोनॉमी। हमें ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको हम रीजनरेट भी कर सकें। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर। ऐसी इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए जिसमें हम नेचर के साथ तालमेल करके ऑपरेट करें। रीपर्पजिंग यूज रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को हमने यूज कर लिया है उनको दोबारा से उनका कोई पर्पज लेके उनको दोबारा फिर यूज़ करें। मिनिमाइजिंग वेस्ट। आप जानते हैं कुछ भी होता है तो वेस्ट ज़रूर निकलता है, तो वेस्ट कम से कम निकले इसके लिए प्रयास करें। रिप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज। रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है रीजनरेट, कि जो डिप्लीटेड का मतलब समाप्त, जो रिसोर्सेज समाप्त हो गए हैं वो कैसे रिप्लेनिश हों, वो कैसे दोबारा से जनरेट हों, इस पे हम वर्क करें। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि ऐसी हैं जो रिप्लेनिश होती हैं, जैसे एयर है, वाटर है, रेन है। भाई रेन आएगी दोबारा से वाटर आ जाता है, सनलाइट दोबारा नेक्स्ट डे सन निकलेगा तो सनलाइट मिल जाती है। लेकिन कोल है, मिनरल्स हैं, वो धरती के अंदर है, उन्हें तो बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। वो एक बार अगर डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, तो उन्हें हम जल्दी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ। हमें नेचर बहुत वाइज है, उसमें सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक है, तो हमें जो नेचर की खुद की विजडम है उस तक लौटना होगा। द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जो नेचर है वो अल्टीमेट रीजनरेटर है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया दोबारा से रिप्रोड्यूस होती हैं, और रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जो पुराने रिसोर्सेज है उन्हीं को दोबारा से रिसाइकल करती है। मान लीजिए ट्रीज़ के ऊपर लीव्स हैं, तो जब तक वो होती हैं तो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, और जैसे वो नीचे करती हैं तो फिर वो ड्राई होके सॉइल में मिल जाती है और मैन्योर बनाती हैं। तो ऐसे आप हर चीज़ के बारे में इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी थॉटफुल कोट, और ये है क्रिस्टियाना फिगरेट्स की और टॉम रिवेट कार्नाक, जिन्हों ये इनकी बुक द फ्यूचर वी चूज से ली गई है। यहाँ ये एक पिक्चर दी है, ये ली गई है दूध सागर वाटरफॉल से, जो एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया, यहाँ से है ये। तो गोवा में है ये, और यहाँ पर इसका नाम ही देखिए दूध सागर वाटरफॉल है। तो क्यों इसका ये नाम पड़ा, जो वाटर देखिए गिर रहा है ये बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है, और यहाँ पर साथ में ये रेलवे ब्रिज भी है। नाउ द बिग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लेसन को पढ़ने के बाद देंगे। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। मिनरल्स होते हैं और जो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं वो होते हैं। हम ह्यूमंस भी एक नेचुरल रिसोर्स है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
जो नेचुरल रिसोर्सेज, हम सनलाइट और एयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, विशेष रूप से जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं वो बहुत ज़्यादा है, अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, समान नहीं है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनके बीच में क्या कनेक्शन है। नेचुरली जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रकृति का ये गिफ्ट है उनके पास। वॉट आर द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन होता है डिफ़िकल्टीज ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो दोबारा से हम रीजनरेट नहीं कर रहे हैं, जो रिप्लेनिश नहीं हो रही है। ओवर एक्सप्लोइटेशन, और या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ करना, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम सामने आने वाली है, ये सब भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये दो पिक्चर दी गई हैं, ये माइक्रो हाइडल प्लांट है इन हिमाचल प्रदेश। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो बहते हुए पानी होता है उसकी पावर से उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसीलिए ये माइक्रो हाइडल प्लांट है। इसके बाद ये एन ऑफ शोर ऑयल, ऑफ शोर का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे से काफ़ी दूर होता है। रिग एक्सट्रैक्ट, ये जो नीचे से ऑयल निकालती है ये मशीन, इसको रिग कहते हैं। एक्सट्रैक्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड, सी बेड यानी कि समुद्र की तली, उसके नीचे से पेट्रोलियम निकालने वाली ये रिग एक्सट्रैक्ट रिग मशीन है। और इसकी ये पिक्चर है, आप आश्चर्य होगा कि समुद्र के नीचे भी ऑयल। नेचर बिकम अ रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कब बन जाता है? वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स। जो भी लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि नॉन लाइफ चीज़ें हैं उनको टोटल रूप में लेना, ये नेचर है जो, और ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, लेकिन इन चीज़ों को मनुष्यों ने नहीं बनाया। ट्री मैन ने नहीं क्रिएट किया, सन को मैन ने नहीं क्रिएट किया, तो ये चीज़ें जो मैन क्रिएटेड नहीं है। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सस्टेनेंस, सस्टेनेंस सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए जब आदमी इनको यूज़ करते हैं, या फिर क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, और यूज़ के लिए उनसे नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्स, तो तब ये रिसोर्स हो जाते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो ट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर ग्रो होते हैं। वैन वी कट दैम, लेकिन जब हम उन्हें कट करते हैं, एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, और उनके वुड से फर्नीचर बनाते हैं, उसे फर्नीचर में बदल देते हैं, वी सी द ट्रीज एज ए रिसोर्स, तो तब हम कहेंगे कि ट्रीज एक रिसोर्स है। ओफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजली एसेसेबल, अक्सर जो ये रिसोर्स होते हैं इनको आसानी से ये एसेसेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन, कि ओशन के अंदर बहुत गहराई में पेट्रोलियम हो सकता है, दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस, और जिसके पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, या फिर उसे निकालने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, और या फिर हमारी कल्चर के हिसाब से वो हमें ऐसा करना एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, स्वीकार्य नहीं होता। जैसे कि लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव्स, जो पवित्र जगह है वहाँ पे पेड़ों को काटना। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड ए रिसोर्स, किसी भी ऐसी चीज़ को, नेचर की चीज़ को रिसोर्स कहने के लिए, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, वो ऐसी होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उस तक पहुंच सके। असेसिबल का मतलब होता है पहुंच पाना। एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, और उसको यूज़ करना इकोनॉमिकली सही होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चर के हिसाब से स्वीकार्य होना चाहिए। यूजुअली आमतौर पर द वर्ड एक्सप्लॉइटेशन हैज ए निगेटिव कोनोटेशन, जो एक्सप्लॉइटेशन शब्द है इसका निगेटिव अर्थ होता है।
इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज इट हेयर, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, उसे निकालना, यूटिलाइजेशन, यूज करना, कंजम्पशन, कंज्यूम करना नेचुरल रिसोर्सेज को। इसके लिए एक्सप्लोइटेशन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। द अर्थ हैज ट्रेजर्स, धरती के पास बहुत बड़ा खजाना है। मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इनमें से बहुत सारों को बनने में करोड़ों करोड़ों साल लगे हैं। एंड विच ह्यूमन्स हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, और जिनको कि आदमी ने ले लिया है और उन्हें यूज करना सीख भी लिया है। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस, इनमें जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है, स्पष्ट है, वो हैं वाटर, एयर, सॉइल। एंड ऑल्सो द नोट सो ऑब्वियस, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखते नहीं हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे जवाहरात, मेटल ओर्स, टिम्बर एक्सेट्रा, क्योंकि ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे होते हैं ये सब, तो इन्हें ये हमें दिखते नहीं है, ऑब्वियस नहीं है जब तक इन्हें बाहर ना निकाला जाए। अब जो वाटर, एयर, सॉइल है, वाटर सॉइल को हम देख सकते हैं, एयर को फील कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियस है, स्पष्ट है। जेंटल प्लोइंग कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जब आराम से हल जोता जाता है तो इकोसिस्टम में जो ज़मीन के नीचे है बहुत कम डिस्टर्बेंस होती है उसमें, और जो सॉइल की मॉइस्चर है, नमी बनी रहती है। हनी फ्रॉम ए बीहाइव, बीहाइव से यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालना। इन मैनी इंडिजिनस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिजिनस होता है जो किसी पर्टिकुलर जगह की परंपराएं होती हैं। नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड, नेचर को पवित्र माना जाता है। यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस, तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। इन सच ट्रेडिशन नेचर इज ए नर्चरर, नेचर पोषक है, एंड नरिशर, और नरिश करने वाला, पोषण देने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं, तुलसी हर कोई जानता है। तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, अपनी खुशहाली के लिए हिंदू लोग तुलसी की पूजा करते हैं, और बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ की करते हैं। डू यू नो और प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्ट दिस, तो तुलसी पूजा हो गई, बैनियन ट्री की पूजा हो गई, और भी बहुत सारे ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये हमारी कल्चर से जुड़ी हुई हैं। थिंक अबाउट इट, टेक ए पॉज, जरा रुकिए, लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखिए, एंड द थिंग्स अराउंड यू, जो चीज़ें तुम्हारे चारों ओर हैं उनको देखिए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, उनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति क्या है उनकी। एट सम पॉइंट दे ओ लीड टू नेचर, तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें आपको आखिर में यही पता चलेगा नेचर से आई हैं। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, आपकी शर्ट पे जो प्लास्टिक का बटन लगा है, ये भी नेचर से ही आया है। इन शॉर्ट, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सबस्टेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। ये आपके एक तरीके से जो टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज, उसका आंसर है। तो नेचुरल रिसोर्सेज उन मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है और उन सबस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है जो नेचर से मिलते हैं और मनुष्यों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। ये आपके याद करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी कैटेगरीज हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था बिग क्वेश्चंस में। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन, साइंस में हमने पढ़ा है कि चीज़ों को कैटेगराइज करने के फ़ायदे क्या होते हैं, एंड नेमिंग, उनके नाम रखने के फ़ायदे क्या होते हैं। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग्स, जब हम चीज़ों को या आइडियाज़ को कैटेगराइज करते हैं तो उनमें कुछ कॉमन विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वी नेम द कैटेगरीज, इसीलिए हम कैटेगरीज के नाम रखते हैं, सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और ए शॉर्ट फ्रेज, ताकि हम एक शब्द से या एक छोटी सी फ्रेज से उनको अर्थ समझ सकें उनका।
When these names and meanings are shared across groups of people, जब ये ही नाम या मीनिंग पूरे लोगों के ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, इट हेल्प्स अस डिस्कस ए सेट ऑफ आइडियाज़। तो जो आइडियाज़ का या उस थिंग्स का ग्रुप है, हम उसे डिस्कस कर पाते हैं विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम, बिना इसके कि हर बारी हम उनको वर्णन करें कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, हम बेहतर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों को बताना। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न, तुमने पढ़ा है अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड्स यू नो, तो तुम्हें पता अब ये बात वर्ड दे मीन का मतलब क्या होता है। दिस इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज। वी डू द सेम विद द नेचुरल रिसोर्सेज, यही हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ करना है। थिंक अबाउट इट, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के अलग अलग क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं कि वो कैसे हमें मिल रहे हैं, वो जैसे भी आपने पढ़ा, एक ओबियस हैं, दिखते हैं, दूसरे नॉन ओबियस हैं, तो ऐसे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। कुछ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हम इसमें इनको पढ़ेंगे। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूजेज वी पुट देम टू, कि हम उनसे उन्हें किस लिए यूज़ करते हैं। इसेंशियल फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए ज़रूरी है। सोर्स फॉर मटेरियल्स, उनसे हमें मटेरियल मिलते हैं, उसका सोर्स है। सोर्सेज फॉर एनर्जी, हमें उनसे एनर्जी मिलती है, इसका सोर्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहली कैटेगरी ये है रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके बिना धरती पर लाइफ संभव ही नहीं था। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हम इन्हें एटमॉस्फेयर से लेते हैं, रिवर से, पोन्ड से, एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी को कल्टीवेट करके वहाँ से भी मिलते हैं, और दूसरे लिविंग थिंग से मिलते हैं। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, जो जिस एयर में हम सांस लेते हैं हम उसे बना नहीं सकते। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं हम उसे भी नहीं बना सकते। द सोयल विच गिव्स अस फूड, जो मिट्टी हमें भोजन देती है हम उसे भी नहीं बना सकते। अब है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, हम मटेरियल्स हमें उनसे मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स, नेचर के गिफ्ट से फिजिकल चीज़ें बनाते हैं। जो फिजिकल से मतलब क्या होता है, जिनको हम देख सकते हैं। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, हम उन्हें यूज़ करने के लिए बनाते हैं। टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दैट एनरिच आवर लाइव्स, जिससे कि हमारा और दूसरों का जीवन रिच बनता है, समृद्ध बनता है। जैसे ए पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए चेयर, लकड़ी के एक टुकड़े को आप चेयर में बदल सकते हैं। एंड ऑल्सो कार्व्ड इनटू ए स्टैचुएट, और उसे स्टैचू बना सकते हैं। इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद ए वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। फ्रॉम वुड, वुड से लेकर मार्बल तक, और कोल से लेकर गोल्ड तक। अब है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, आज का जो हमारा जीवन है वो एनर्जी से ही चल रहा है, कॉर्नर स्टोन है वो। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंग्स के लिए बिजली चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जितनी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस होती हैं उन सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दिस एनर्जी, मतलब एनर्जी किसी रूप में भी हो सकती है, वो डीजल, पेट्रोल, किसी रूप में भी हो सकती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज, ये एनर्जी विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेज से आ सकती है, जैसे कोयले से आती है, वाटर से,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, सनलाइट से, विंड से, तो किसी भी रिसोर्स से एनर्जी आ सकती है। रिवर वाटर ए रिन्यूएबल रिसोर्स। रिवर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है क्योंकि आप जानते हैं वाटर साइकिल होती है। पहाड़ों पर जब ज़्यादा कूल होता है तो स्नो फॉल होती है, बर्फ़ जम जाता है, गर्मी आती है, वो मेल्ट होता है और वो रिवर में आ जाता है, तो ये रिप्लेनिश होती रहती है एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। जब तक ग्लेशियर मौजूद है और फॉरेस्ट मौजूद है। वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट से टिम्बर लेते हैं, इमारती लकड़ी लेते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ वी अलाउ इट टू रीजेनरेट। अगर हम ये नहीं कि सारे पेड़ काट के चल दिए तो बाद में कहाँ से मिलेगी, हमें टाइम देना पड़ता है कि फॉरेस्ट में और ट्रीज भी ग्रो हों। सारे हम ज़्यादा मात्रा में ना काटें, लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड क्वांटिटी में। अब आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको बताऊं, रिन्यूएबल वो होते हैं जो रिप्लेनिश होते रहते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि धरती के अंदर है, लिमिटेड मात्रा में, एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आगे चलिए इसके यहाँ पे पढ़ते हैं। ए सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट, कि वो रिन्यूएबल है या नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी है। ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन ए रेस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वे। इन शब्दों को ध्यान से समझिए कि नेचर ऐसे काम करती है कि वो रिस्टोर भी होती रहे और रीजेनरेट भी होती रहे, यानी कि दोबारा से रिप्रोड्यूस भी होते, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ पर सीड आता है, सीड से फिर दोबारा से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। वाटर का भी आपको मैंने बताया। रेस्टोरेशन इज अ प्रोसेस, रेस्टोरेशन एक प्रोसेस होती है ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट, कि किसी चीज को उसके हेल्दी स्टेट में दोबारा से लौटाना। इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड, या फिर उसे डैमेज हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब हो गई हो, जैसे सॉयल है, सोयल को हमें थोड़े समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी जो उसकी फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। नेचर हील्स, नेचर खुद हील करती है। हील का मतलब जैसे घाव भरना होता है, यानी कि कमी को पूरा करना। रिन्यूज, दोबारा से नई बन जाती है। मेंटेन्स हर सेल्फ ओवर टाइम, और अपने आप को मेंटेन रखती है समय के, लेकिन उसे समय चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक कट ऑन योर स्किन, तुम्हारी स्किन पे कट लग गया, विल नॉर्मली हील, छोटा कट है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ए फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर ए वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगी, थोड़े समय बाद वो खुद ही फिर दोबारा से नए ट्री वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। रीजेनरेशन, दोबारा से जनरेट होना, दोबारा से पैदा होना। गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन, ये रेस्टोरेशन से भी आगे का कदम है। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ, ये नेचर की एबिलिटी है कि नए लाइफ को बनाना। एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग, और उसके थ्राइव करने के लिए, फलने फूलने के लिए, ग्रो करने के लिए वैसे हालात पैदा करना। वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस। अब हमारी ड्यूटी क्या है कि जहाँ पर पेड़ पूरी तरह से काट दिए गए हैं आदमी के इंटरवीन करने से, दखल अंदाजी करने से, हम वहाँ पर पेड़ लगाएं। लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग, जैसे जंगल को साफ कर दिया पेड़ों के लिए, लकड़ी लेने के लिए, या वहाँ पर शहर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रेस्टोर द इकोसिस्टम, जो पेड़ वहाँ पहले थे वैसे ही पेड़ लगाना वहाँ के इकोसिस्टम को रीस्टोर कर देता है। द ट्रीज प्रोवाइड फूड, ट्रीज हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं बर्ड्स को, स्क्विरल्स को, एंड अदर क्रिएचर, दूसरे और क्रिएचर्स को, प्राणियों को। एनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न, जिससे कि लाइफ दोबारा से लौट आता है। नेचर वर्क्स इन साइकिल, नेचर साइकिल में काम करता है। वेयर देयर इज नो वेस्ट, उसमें वेस्ट नहीं होता। टेक ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को लीजिए। लेट अस से ए ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, मान लो एक पेड़ जंगल में गिर पड़ा। इट डीकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसे डीकम्पोज कर देंगे,
बैक्टीरिया से, फंगी से, इंसेक्ट से, जो उसे खा रहे होते हैं, उसे खत्म कर देते हैं वो। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉयल। अब जो ट्री है वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। एंड रिचिंग इट, और उससे मिट्टी जो सॉयल होती है वो रिच बन जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और जो उसके सीड होते हैं उनसे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इवेंचुअली, फाइनली, सम विल फॉल, कुछ गिरेंगे। द साइकिल स्टार्ट्स अगेन, दोबारा से साइकिल शुरू हो जाती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। ये नेचर के रेस्टोरेशन के और रीजनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़े समय समय पर दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबेंडेंट सनशाइन। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। भारत में बहुत धूप है। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन, और रिवर्स बारिश के पानी से, मेल्टिंग ग्लेशियर से भरती रहती हैं। फॉरेस्ट रिन्यू दमसेल्फ, फॉरेस्ट अपने आप को दोबारा से रिन्यू करते रहते हैं क्योंकि नए ट्रीज ग्रो होते रहते हैं। सॉयल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस, सॉयल भी नेचुरल प्रोसेस से दोबारा से वो अपने आप को रिकवर करती रहती है, जो कमी उसमें होती है वो दोबारा से उसकी भरपाई हो जाती है। एंड सो ऑन। सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी, विंड, मिल से मिलने वाली एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से मिलने वाली एनर्जी, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, और जंगल से मिलने वाली लकड़ी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, तो याद रखिए। एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन ए सस्टेनेबल मैनर, वो तभी हमें मिलते रहेंगे अगर हम उन्हें सस्टेनेबल मैनर से यूज करें। जैसे भी था, फॉरेस्ट बिल्कुल ही साफ कर दिया, जंगल तो साफ हो गया ना, वहाँ पे घर बना लिए, फैक्ट्री बना ली, तो ट्री कहाँ उगेंगे? तो वो तो सस्टेनेबल मैनर नहीं है ना। आपने जितने पेड़ काटे हैं उससे उतने लगा तो दीजिए, तो वो सस्टेनेबल मैनर हुआ। However, for them to remain renewable, there is a condition. ये renewable रहे इसकी एक शर्त है। The natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. अभी आपने जो रीजनरेशन और रेस्टोरेशन की प्रक्रिया पढ़ी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर, अगर हम जंगलों से लकड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी काटेंगे, देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, कि उससे ज़्यादा कि जितने जल्दी जंगल पेड़ उगा सकते हैं उससे ज़्यादा तेज गति से काट रहे हैं। कहने का मतलब ये, काटे 20 हैं और 5 उसमें ग्रो भी नहीं हुए हैं। वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट, तो धीरे धीरे फाइनली जंगल खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट हैव शोन, साइंटिस्ट ने दिखाया है दैट थ्रू इररेस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस, कि जो गैर जिम्मेदारी पूर्ण ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मैनी ऑफ नेचर साइकिल्स हैव बीन डिस्टर्ब, उसकी वजह से नेचर की बहुत सारी साइकिल डिस्टर्ब हो गई हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्टिंग, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉसिल आप जानते हैं मिनरल्स हैं, कोल है, ज़मीन में से निकलते हैं, तो इनसे चलने वाली, इनसे जो ईंधन मिलता है, कोयले से ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है, डीजल पेट्रोल पेट्रोलियम से मिलता है, तो इनसे चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए या दूसरे काम के लिए फॉरेस्ट को काटना, आर टू ऑफ देम, ऐसे 2 काम हैं, हैज़ लेड टू राइजिंग टेम्परेचर, जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। ये दोनों रीजन को आप ध्यान में रखिए, ये दोनों रीजन, ये दोनों इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। That we are experiencing on account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than
प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। प्रेसिपिटेशन आप कहते हैं बर्फ हुआ, स्नो हुआ, हेल हुए, तो इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, आइस जमा नहीं हो रहा, जितने ज़्यादा तेज़ी स्पीड से वो मेल्ट हो रहे हैं। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स। इम्प्लीकेशन क्या हुआ? डिफ़िकल्टीज ऑन वाटर सिक्योरिटी। इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन के लिए जो वाटर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि पानी आ कहाँ से रहा है? ग्लेशियर से तो आ रहा है ना, तो उसमें डिफिकल्टी होंगी। लिविंग इन द प्लेन्स इन डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर। अब ये वाटर टावर क्या है? ये वाटर टावर हैं ग्लेशियर्स। अगर ये नहीं रहेंगे तो वाटर आएगा कहाँ से? डोंट मिस आउट। Traditionally, communities had a system of regulating or refraining from fishing during the spawning season to enable the maintenance of the fish population. की परंपरा ये थी कि फिश की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए जो एक लंबा सीजन होता है जिसमें फिशिंग की जाती है, फिशिंग का टाइम ऐसा रखा जाता था कि उस समय में फिशिंग ना की जाए या रेगुलेट की जाए। तो उससे क्या होता है, फिश जो पैदा होती हैं उनकी मात्रा रेगुलेट रहती थी, प्रॉपर रहती थी। लेकिन हाउएवर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिश पकड़ने लगे, तो वो पैदा होने का तो टाइम मिलेगा नहीं ना उन्हें। इन द केस ऑफ ए टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना फॉर एग्जाम्पल, द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। टूना एक फिश का नाम है, ओवर फिशिंग की वजह से उसकी संख्या कम हो गई। लेड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। लेकिन जब उसकी संख्या कम हुई तो फिशिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ एग्रीमेंट हुए। नेवरदलेस, फिर भी दिस इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशन इकोसिस्टम इन बैलेंस। टूना जो फिश है वो ओशन के इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है, सही रखती है। लेकिन जब इसकी संख्या कम हो गई, कैसे रखती है ये? बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश। जो छोटी फिश होती है उन्हें खाती है, श्रिम्प्स वगैरह वो खाती है। लेकिन अब ये कम हो गई है, ये इज ऑन ए डिक्लाइन। डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? हरेला फेस्टिवल है उत्तराखंड में, तो पेड़ लगाने का फेस्टिवल है, तो जिससे क्या होता है कि जितने पेड़ों की कटाई हुई है साथ साथ उतने ग्रो भी किए जा रहे हैं। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, वो चीज़ें वो सामान प्रोड्यूस करने के लिए जो हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट। अब इस प्रोसेस में वेस्ट भी होता है, कंपनियां वेस्ट तो होगा ना उनमें। आपकी मम्मी भी घर में कोई काम करती है, उसमें से भी तो फिर वेस्ट निकल जाता है ना, तो फैक्ट्री में तो और भी ज़्यादा निकलता है। देट आर फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। और बहुत सारी जगह पर इसे रिवर्स में गिरा दिया जाता है। एंड अदर वाटर बॉडीज या दूसरी वाटर बॉडी हैं, लेक हैं, उनमें भी। ओफन दीज वेस्ट कैन नॉट डीके। ये वेस्ट जो कि ज़्यादातर केमिकल वेस्ट होता है, ये डीके नहीं होता। डीके का मतलब कि अपने आप ही डीकम्पोज होके नेचर में का पार्ट बन जाना। टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म, कि वो किसी प्रकार का जो वाटर में लाइफ होता है उसका खाना ही बन जाए, नहीं होता ऐसा। इंस्टेड, इसके बजाय, इट लीड टू ए डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। उल्टा जो नेचर की अपनी ही प्रोसेस है रीजनरेट होने की और या फिर रिस्टोर करने की, उसे डिस्टर्ब कर देता है। लीडिंग टू ए सिचुएशन, अब ऐसी हालत आ जाती है बेगर द रिवर बिकम्स पॉइजनस, कि रिवर ही जहरीली बन जाती है। एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, और वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज्ड विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। वैसे तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और गवर्नमेंट को इन्हें कंपलसरी भी कर देना चाहिए कंपनियों को लाइसेंस देने से पहले, लेकिन इन सब रूल्स के बावजूद भी इन्हें बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक्सप्लोर, identify human action in your surrounding that result in nature losing her ability to restore and regenerate.
ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज़रा पहचानिए कि जो रिस्टोर और रीजनरेट होने की नेचर की एबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो यही है कि पेड़ों का काटा जाना, दूसरा ये है कि सभी एरियाज़ को सीमेंटेड बना देना। उससे क्या होता है कि वाटर कुछ लैंड सॉइल सॉक करती है, वो नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल राइज होता है। लेकिन जब सब सीमेंटेड पार्ट होता है तो सारा पानी बह जाता है। ऐसे जब ट्री सारे काट दिए जाते हैं तो सॉइल की नमी नहीं रहती है और वो जितना भी रेन वाटर आता है वो बह के चला जाता है। वो टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल। नेचर की साइकिल को रिस्टोर करने के लिए क्या इंटरवेंशंस यानी क्या हस्तक्षेप, इंटरवेंशन कहते हैं हस्तक्षेप, क्या स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए। डोंट मिस आउट। इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब ऊपर का आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि इकोसिस्टम के काम क्या है और इकोसिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर भी है ये, इट इज इंपॉर्टेंट। नेचर है सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग। जैसा भी आपने पढ़ा था कि नेचर के अपने काम करने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमंस, और ये नेचुरल प्रोसेस आदमी को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो तब हम इन्हें कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ए फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर। फॉरेस्ट वाटर को फिल्टर करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, भूमि के कटाव को रोकता है। प्रोवाइड्स हैबिटेट, का मतलब होता है रहने की जगह, एनिमल्स को रहने की जगह देता है। दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस। ये इकोसिस्टम फंक्शन है, काम है। व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, जब हमें क्लीन वाटर से फ़ायदा होता है, प्रोटेक्टेड फार्म लैंड से फ़ायदा होता है, या फिर पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है जो पोलिनेशन से जो अपने आप ही ग्रो होते हैं, बिकॉज ऑफ द दैट फॉरेस्ट, वो भी फॉरेस्ट की वजह से, वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर। तो हम नेचर से इकोसिस्टम की सर्विसेज को ले रहे हैं। ए मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होने पे ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, सिलेंडर लाने पड़ते हैं, तो कितनी महंगी आती है और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हवा में हमें पेड़ फ्री में दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा पेड़ एक दिन में 275 लीटर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। दिस वेरीज अ लिटिल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री। ये ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है किस प्रकार का ट्री है। ए ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। आदमी को कितनी चाहिए? 350 लीटर ऑक्सीजन लगभग। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल एंगेज इन। ये मात्रा कितनी चाहिए ऑक्सीजन, इस पर डिपेंड करती है आदमी काम कैसा करता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। इट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।